वक्त को अपना वक्त बनाने में भी वक्त लगता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमएफ एग्जाम पर। तो दोस्तों, अपनी बेसिक क्लास जो क्षेत्रफल की थी उसके हम अगला पार्ट आज ला रहे हैं। और दोस्तों, इसमें भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त होगी, तो इस वीडियो में पूरा बना रहिएगा ताकि आपको दोस्तों क्षेत्रफल की बिल्कुल बुनियाद को आपका पता चल सके। देखिए, आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसी एक फिगर होगा जो एक आयताकार रूप में होगा, लेकिन उसके बीचों बीच से दोनों तरफ से रास्ते गए होंगे और उन रास्तों का आपसे क्षेत्रफल पूछा होगा। जैसे कि अगर आप इस वाले आकृति में देख रहे हैं, ये एक आयत है जिसकी लंबाई कितनी है 40 और चौड़ाई कितनी है 30, लेकिन इसके बीचों बीच से दो रास्ते गुजरे हुए हैं, एक तो ये वाला रास्ता है और एक ये वाला। अब ये जो दोनों रास्ते हैं दोस्तों, इनका ही आपसे क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो किस प्रकार निकालेंगे इन दोनों का, बड़े आसान तरीके से मैं आपको विधि बताता हूं। देखिएगा, सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी। देखिए दोस्तों, यहां पर जो हम लंबाई समझें, लंबाई कितनी है आयत की 40 और चौड़ाई कितनी है दोस्तों, चौड़ाई है 30। अब देखिएगा, अगर हम पहले इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, देखिएगा इस वाले रास्ते का, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे। अगर मैं इस वाले रास्ते को आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए वो लगभग इस प्रकार का बन जाएगा। ऐसी आकृति में भी आपको मिलेगा। लेकिन अब ये जो रास्ता है, इसकी जो यहां पर चौड़ाई दे रखी है कितनी है 3। और देखिएगा, अब समझिए, ये बात समझने वाली है कि अगर इस आयत की लंबाई 40 है तो ये वाली लंबाई भी तो 40 होगी, क्योंकि ये इसके समांतर है। समांतर का मतलब ये होता है कि उसके समान खींची हुई है एक लाइन। अगर 30 नीचे वाली है तो ऊपर वाली भी 40 ही होगी। तो दोस्तों, ये वाली कितनी होगी 40 है। तो अगर आप समझे तो यहां पर भी जो इसकी लंबाई होगी वो भी 40 होगी। तो अब ये जो बीच वाला रास्ता है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई 40 और 3 हो जाएंगी। अब ये भी आयत ही है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई गुणा चौड़ाई होने के नाते इन दोनों के आपस में गुणा कर देंगे, तो 40 या 120 हो जाएगा हमारा इस वाले रास्ते का फल। लेकिन अगर हम इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसे भी देखिएगा आप, इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी दोस्तों। इस प्रकार से आपको आकृति यहां पर देखने को मिलेगी। तो यहां पर अगर रास्ते की चौड़ाई यहां पर 3 है तो यहां पर भी 3 होगी, तो इसी 3 को हमें रास्ते की चौड़ाई माननी है। लेकिन अगर हम इस वाली भुजा की बात करें रास्ते की, तो दोस्तों अगर ये वाली 30 तो ये वाली भी 30 होगी, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे 30। तो यहां पर लंबाई 3 होगी और चौड़ाई 30 हो जाएगी। तो अब आपको इसका भी क्षेत्रफल निकालना है लंबाई गुणा चौड़ाई करके। तो अगर हम गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 30 3 90, तो 90 अगर हम 120 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 211। 211 हमारा क्षेत्रफल इस रास्ते का आ जाएगा। लेकिन अगर आपने बात को ध्यान से सुना हो तो जब हमने दोनों रास्तों का क्षेत्रफल निकाला तो ये बीच वाला एरिया क्या हुआ, दोनों रास्तों में काउंट हुआ। किस प्रकार काउंट हुआ दोस्तों, ये बीच में है तो ये बीच में आया होगा अगर हम इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालें, और अगर इस वाले में आया होगा यहाँ पर बीच में, तो लेकिन हमें 2 बार तो नहीं चाहिए, हमें एक का एरिया एक बार ही चाहिए। तो आपको क्या करना है कि ये वाला आपको घटा देना होगा। और ये किस प्रकार की आकृति बनती है अंदर वाली, ये एक वर्ग के आकार की आकृति बन जाती है जो कुछ इस प्रकार की होगी। अब इसमें क्या होगा कि लंबाई भी 3 होगी और चौड़ाई भी 3 होगी। तो अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, तो इसको हम घटा देंगे, जो हमारा टोटल क्षेत्रफल आएगा वही आपका जो दोस्तों आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलते होंगे, लेकिन ये होते बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि हम आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल आपको याद रखना चाहिए कि दोनों अगर भुजाओं के गुणा कर दें तो हमारा आयत का क्षेत्रफल आ जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार की आकृति का क्षेत्रफल आप आसान तरीके से निकाल पाओगे। आगे बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम आगे अपनी क्लास को बढ़ाते हैं और समझते हैं कि वृत्त और गोला के बारे में। देखिए, वृत्त और गोला की जो आकृति है वो लगभग सेम होती है, लेकिन इनमें अंतर क्या होता है उसे मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, वृत्त और गोला में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है, वृत्त केवल एक गोल आकार का होता है, जबकि जो गोला होता है वो चारों ओर से ठोस और इस प्रकार का होता है कि अगर हम उसे हाथ पर घुमाएं तो वो चारों ओर से घूम जाए। जबकि बहुत सारे उदाहरण आप दे सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखें, गोला होता है बिल्कुल चारों ओर से गोल। जैसे कि मानेंगे तो आपको
कंचा देखने को मिलेगा दोस्तों। जो कंच का जो होता है, देखिए अगर हम व्रत के बारे में बात करें, देखिए व्रत की ये जो यहाँ पर आपको बाहर बाहर की पूरी बाउंड्री दिखाई दे रही है, देखिए ये वाली बाउंड्री, ये पूरी बाउंड्री दोस्तों, ये पूरी बाउंड्री क्या कहलाती है? परिधि। क्या कहलाती है? परिधि। इसे परिधि का मतलब क्या होता है? परिधि का मतलब ये होता है कि अगर हम इस वृत्त को यहाँ से काटें और इसको बिल्कुल फैला दिया जाए तो बिल्कुल सीधी रेखा में हो जाएगा, और ये सीधी रेखा ही तो मोड़कर गोल हुई होगी। अब ये जो सीधी रेखा गोल होगी वो ही आपकी परिधि का कि जो नापी जाएगी दोस्तों। तो परिधि क्या होती है? केवल ये होती है कि उसकी बाहर बाहर की बाउंड्री कितनी लंबी है, अगर उसे हम तोड़कर फैला दिया जाए तो कितनी लंबी हो सकती है। जैसे आपने पढ़ा हो वर्ग और आयत में जो परिमाप होता है वही काम इसमें परिधि का होता है, नाम बदल जाता है, बस परिधि कहते हैं इसमें, और वृत्त में कहते हैं परिधि और आयत में कहते हैं इसे परिमाप। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखें, इसे कहा जाता है दोस्तों परिधि। तो आप इसके बीचों बीच एक बिंदु मानिएगा, और ये जो बिंदु होगा जो बिल्कुल वृत्त के बीच में होगा, इसे कहा जाता है केंद्र। क्या कहा जाता है? केंद्र, जो कि वृत्त का केंद्र होता है। अब वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक खींची गई कोई भी रेखा उसकी त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। अब ये आर क्या है? आर को हम दोस्तों त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं शॉर्ट तरीके से। लेकिन यह त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि तक खींची गई एक दूरी जो कि वृत्त में होती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। अब आप बताइएगा कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं। देखिए यहाँ पर खींची तो त्रिज्या थी, अगर मैं यहाँ से नीचे खींचूंगा तो ये भी त्रिज्या होगी, लेकिन अगर इससे ऊपर ले जाऊंगा तो भी त्रिज्या होगी, लेकिन अगर यहाँ से इधर कर दूंगा तो भी त्रिज्या होगी। तो मतलब एक वृत्त में अनेकों त्रिज्याएं हो सकती हैं। लेकिन अब व्यास करते हैं कि व्यास क्या होता है। देखिएगा एक वृत्त है, एक क्या है? वृत्त। एक क्या है दोस्तों? वृत्त है, और हम वृत्त में देखिए केंद्र से परिधि तक कोई भी एक लाइन खींचते हैं, केंद्र से परिधि तक कोई भी एक लाइन खींचते हैं। अगर ये लाइन आधी है तो ये क्या है? त्रिज्या। और लेकिन अगर इसी लाइन को मैं जो इधर बढ़ा दूं तो ये भी त्रिज्या है। लेकिन जब ये दोनों रेखा इस प्रकार आमने सामने आ जाएं, जो बिल्कुल एक दूसरे के समांतर हों, सामने हों, समांतर थोड़ा अलग हो जाता है दोस्तों, जो बिल्कुल सामने हो, तो ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी। लेकिन अब ये दोनों पॉइंट जो मिलाएंगी इसे हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? व्यास। अब व्यास का निर्माण हुआ कब? जब हमारी दो आर आपस में मिली, पहली आर और दूसरी आर आपस में मिलेंगी तो वो ही हमारा व्यास का रूप लेंगी, जो कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अगर हम इधर से खींचें, लेकिन केंद्र से होती हुई जानी चाहिए वो दूरी, तो ये भी आपका व्यास होगा दोस्तों। और अगर ऊपर से नीचे जाए तो भी ये व्यास होगा। लेकिन जरूरी क्या है कि ये जो आपकी जो भी लाइन खींचो आप, वो उसके केंद्र से ही होकर जानी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी केंद्र से बाहर हो जाती है, जैसे ये तो हो गया व्यास अगर केंद्र से होकर जाती है। अगर मैं किसी वृत्त में कोई वृत्त मानता हूं दोस्तों, ये वृत्त है और इसका केंद्र यहाँ पर है, कोई एक लाइन खींचता हूं जो उस वृत्त के केंद्र से आउट जाती है। आउट का मतलब है कि उसके साइड को जाती है, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा जीवा। क्या कहा जाएगा दोस्तों? जीवा। तो जीवा क्या होती है? जीवा होती है जो वृत्त के केंद्र से ना होकर जाए, उसे हम जीवा कहते हैं। जिस प्रकार वृत्त में अनेक त्रिज्याएं हो सकती हैं, अनेक वृत्त व्यास हो सकते हैं, उसी प्रकार अनेक जीवाएं भी एक वृत्त में आपको देखने को मिल सकती हैं दोस्तों। तो अगर हम बात करें कि अगर हमें वृत्त के केंद्र, तो दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी वृत्त का व्यास 14 है तो आर का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे कि व्यास होता है जब दो त्रिज्याएं आपस में मिल जाती हैं तो व्यास मिलता है। तो व्यास यहाँ पर दे रखा है 14 है, तो आर का मान तो इससे आधा ही होगा, त्रिज्या तो इससे आधी होगी दोस्तों। तो यहाँ पर क्या मानेंगे आप? तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी 7। तो अगर आपसे वृत्त की त्रिज्या दे रखी हो और व्यास भुजा हो तो उसका 2 गुना कर दीजिएगा, और अगर आपसे वृत्त का व्यास दे रखा हो और त्रिज्या निकालनी हो तो उसका आधा कर दीजिएगा। यही आपसे दोस्तों व्यास और त्रिज्या आप निकाल सकते हैं बड़े आसान तरीके से। लेकिन अब आप बात करेंगे
कि इसके परिधि का फॉर्मूला क्या होता है और इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं अब कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जबकि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है दोस्तों? 2 पाई आर वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि पाई आर स्क्वायर। अब परिधि तो आपको समझ में आ गई कि क्या होती है, लेकिन अब क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है कि उसके द्वारा घेरा गया जो भी इलाका होगा उसे ही हम क्षेत्रफल कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं दोस्तों। लेकिन अब देखिएगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी पाई और पाई। अब पाई का मान कितना होता है? पाई का मान आप रखेंगे 22/7 या 3.14। तो ये दोस्तों 22/7 और 3.14। एक और दोस्तों पाई का मान होता है 180, लेकिन इस हम मान को डिग्री वाले क्वेश्चनों में रखते हैं जहां पर हम डिग्री लिखानी हो। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गई होगी जो भी हमने आज आपको जानकारी देने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त करते रहेंगे हमारे YouTube चैनल से। तो दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन तब तक आप जुड़े रहिएगा हमारे YouTube चैनल एमएफ एग्जाम से। तो नमस्कार और जय हिंद।